कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। कंपाउंडर से बात करने के बाद खनक ने रात के लगभग 1 बजे पंकज को फ़ोन किया। पंकज सो रहा था। फ़ोन की घंटी बजने से झल्ला कर उठा। गाली देते हुए फ़ोन की स्क्रीन देखी तो खनक का फ़ोन था। पंकज रुआंसा होकर बोला, हे भगवान, या तो मुझे या इस खनक को उठा ले। पंकज ने कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग मैडम, कहिए, सो रहे थे क्या? नहीं, कबड्डी खेल रहा था। आपको भी खेलना है? खनक हंसते हुए बोली, नहीं, तुम ही खेलो कबड्डी। इतनी रात को आपने फ़ोन क्यों किया है? बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि बात कर लूँ तुमसे। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, मैं आप ही के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, तुम आज शाम को स्टेशन की तरफ गए थे क्या? जी, मगर आपको कैसे पता? मैं वहीं से गुजर रही थी। तुम्हारे साथ प्रशांत था क्या? जी। तुम उसके साथ क्यों घूमे रहे हो? वो बिल्कुल निकम्मा आदमी है, कोई उसका काम कंप्लीट नहीं रहता है। तुम उसके साथ मत घूमा करो, नहीं तो तुम भी बिगड़ जाओगे। नहीं मैडम, बहुत अच्छा आदमी है। कभी कभी पेमेंट मिलने में लेट होता है तो मेरी बहुत मदद करता है। प्रशांत बहुत हंसमुख और मिलनसार आदमी है। कल ही आपसे मुलाकात करवा दूंगा। बहुत काम का है, बहुत पहुंच वाला है। मनपसंद पोस्टिंग ट्रांसफ़र तक करवा सकता है। काफ़ी माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी है। कुछ भी हो, मुझे तुम्हारा उसके साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे दूर रहना बस। आज के बाद तुम उसके साथ दिखने नहीं चाहिए। अगर कभी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, मैं दूंगी। उससे पैसे मत मांगना। अच्छा, फ़ोन रखती हूँ। खनक ने फ़ोन काट दिया। पंकज सोचने लगा, हद है यार, ये तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त यही है, इससे दूर रहने को कह रही है। खैर छोड़ो, सुबह सोचेंगे इसके बारे में। सुबह पंकज ने उठकर घड़ी देखी। 8 बज रहे थे। पंकज बड़बड़ाते हुए बोला, मैडम जी, आपने तो मेरे रूटीन की वाट लगा दी है। वैसे सच कहूँ तो बहुत खूबसूरत हो आप। कहीं प्यार न हो जाए आपसे। मगर किसी ने कहा था कि मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं हैं कि किसी लड़की का सहारा बन सके, इसलिए मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। आप शादी कर लो मुझसे, आपकी सारी विश पूरी कर दूंगा, मगर प्रपोज आपको ही करना होगा, तभी संभव है। पंकज मुस्कुराता हुआ बाथरूम में चला गया। तैयार होकर नाश्ता किया, थर्मस में चाय, बैग में बिस्किट नमकीन भर लिया और निकल गया ऑफिस की तरफ। पंकज स्टेशन के रास्ते से गुजर रहा था तो रोड पर उसे भीड़ दिखी। पंकज बाइक खड़ी कर भीड़ की तरफ चला गया। काफ़ी हो हल्ला मचा था। वो महिला जिसकी बच्ची चोरी हुई थी, वो कंपाउंडर का कॉलर पकड़कर रोते हुए अपना बच्चा मांग रही थी। वो बदहवास सी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार कह रही थी, यही अंतिम बार मेरी बच्ची को उठा कर ले गया था, इसने ही छुपाया है। गुड्डू, मेरी बच्ची मुझे दे दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। महिला की करुण चित्कार सुनकर पंकज की आंखें भर गई। महिला रोते रोते मूर्छित हो गई। वहां आसपास खड़ी महिलाएं उसे सहारा देने लगीं। पंकज एक टक कंपाउंडर को गुस्से से घूर रहा था। जब कंपाउंडर ने पंकज को देखा तो तेजी से वहां से सरक गया। पंकज ने मन में ठान लिया कि इस कंपाउंडर के बारे में पता लगा कर रहूँगा। ये चीज़ क्या है? क्योंकि किसी कंपाउंडर की इतनी भी औकात नहीं होती कि गले में सोने की जंजीर पहने। ये आदमी कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। पंकज बाइक उठाकर ऑफिस चला गया। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उठा और स्टेशन की तरफ बढ़ गया। वो स्टेशन में छुप कर उस अस्पताल पर नजरें गड़ाए बैठ गया। जब कंपाउंडर अस्पताल से बाहर गया तो पंकज ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चलने लगा। अचानक उसकी बाइक स्लिप हो गई और वो एक कार से जा टकराया। पंकज के हाथ पर चोट आ गई। वहां मौजूद लोगों ने पंकज को उठाया और अस्पताल ले गए। उस अस्पताल में पंकज की मरहम पट्टी की जा रही थी, मगर पंकज की नज़रें अस्पताल के अंदर हो रही गतिविधियों पर थी। सभी मरीज गरीब किस्म के थे। कई महिलाओं को पानी चढ़ाया जा रहा था जिनकी डिलीवरी होने वाली थी। कुछ नाबालिग बच्चियां भी थीं जिन्हें देखकर पंकज को लगा कि शायद ये भी प्रेग्नेंट हैं। अस्पताल में काम कर रही नर्स का रवैया भी मरीजों के प्रति गैर जिम्मेदार किस्म का था। वो कई मरीजों को गाली तक बक रही थी। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का अंबार था। पूरे अस्पताल में अजीब सी बदबू थी। नर्स आई और दूसरा कंपाउंडर जो पंकज की पट्टी कर रहा था उससे बोली,
आज तो लॉटरी निकल गई, उन दोनों का एबॉर्शन करना है। गुड्डू को बुला, डिलीवरी देनी है। कंपाउंडर ने पंकज की तरफ इशारा किया। नर्स एकदम से चुप हो गई। कंपाउंडर बोला, सर हो गया। पंकज पैसे देकर जाने लगा। कंपाउंडर नर्स को डांटने लगा, अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? उस आदमी के सामने तू बोले जा रही थी। कई बार कहा है बाहर वालों के सामने मुंह बंद रखा कर। पंकज उनकी बातों को ध्यान से सुनता हुआ बाहर चला गया। पंकज स्टेशन के पास खड़ा होकर फल खरीदने लगा। पंकज का ध्यान अभी भी अस्पताल पर ही था। गुड्डू आया। नर्स ने उसे एक काले रंग का बड़ा पॉलीथीन बैग दिया। गुड्डू उसे लेकर चला गया। पंकज सोच में पड़ गया, क्या हो सकता है उस पैकेट में। तभी पंकज का मोबाइल बजने लगा। खनक का फ़ोन था। पंकज अपने माथे को सहलाते हुए बात करने लगा। कहाँ हो तुम? जी यहीं ऑफिस के बाहर। चाय नहीं पिलाओगे? जी बस अभी आया। ठीक है जल्दी आओ। खनक ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पंकज ने कुछ सोचकर प्रशांत को फ़ोन लगाया। बोल भाई, कहाँ है तुम? फील्ड में। तू कब से काम करने लगा? अरे तेरी दोस्ती में बिगड़ गया मैं, प्रशांत बोला। कब लौटेगा? 1 घंटे में। मुझसे मिलना बहुत ज़रूरी काम है, भूलना मत। ठीक है, आकर मिलता हूँ। पंकज ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बाइक से कार्यालय पहुँच गया। पंकज खनक के पास पहुँचा। खनक पंकज को देखकर मुस्कुराने लगी। चाय लाए हो? जी। कहाँ थे? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जी फील्ड में। खनक बोली, सच बोल रहे हो? जी। तुम्हारी बातों की कोई गारंटी नहीं, बहुत झूठ बोलते हो तुम। पंकज ने मुस्कुराते हुए खनक को चाय दी और खुद भी बैठकर पीने लगा। खनक पंकज को चाय पीते हुए देख रही थी। बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी स्माइल। जी आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। तुम प्रशांत से दूर रहना, वो अच्छा इंसान नहीं है। जी। तुम्हें मोबाइल पसंद आया ना? जी बहुत अच्छा है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। जी कहिए। मैं सिंगल हूँ, तुम भी सिंगल हो, तो क्यों ना हम डबल हो जाएं। जी मतलब? खनक ने चपरासी को बुलाया। सभी स्टाफ को केबिन में बुलाने का आदेश दिया। लगभग 10 मिनट में सभी स्टाफ केबिन में आ गए। खनक हाथ में गुलाब लिए पंकज के सामने घुटनों पर बैठ गई। पंकज घबरा कर खड़ा हो गया। खनक बोली, पंकज मैंने आज तक किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मगर सोचती हूँ कि बॉयफ्रेंड को स्किप कर सीधे पति पर आ जाती हूँ। पंकज मुझे एक मजबूत कंधे की ज़रूरत है, क्या तुम मेरा सहारा बनोगे? मैं बीच दरिया में बिन पतवार की नाव हूँ, क्या तुम मेरे पतवार बनोगे? मैं जीवन के सफ़र में बिल्कुल अकेली हूँ, क्या तुम हम सफ़र बनोगे? पंकज मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे दूल्हा बनोगे? पंकज मुझसे शादी करोगे? ये नज़ारा देखकर कोई सीटी तो कोई ताली बजा रहा था, मगर पंकज अवाक बिल्कुल हैरानी से खनक को देख रहा था। क्या सोच रहे हो? बोलो, मुझसे शादी करोगे? जी। खनक उठकर पंकज को गले लगा लिया। आई लव यू पंकज, आज मैं बहुत खुश हूँ। सभी स्टाफ पंकज और खनक को बधाई देने के बाद चले गए। खनक ने चपरासी को बुलाकर पैसे दिए और सबका मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लाने को कहा। पंकज को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या दुखी। पंकज असमंजस की स्थिति में था। तभी उसे कैंपस की गेट में प्रशांत आता हुआ दिखा। पंकज हाथ हिला हिलाकर प्रशांत को इशारे से बुलाने लगा। प्रशांत ने पंकज को देख लिया और तेजी से पंकज के पास आ गया। माथा दर्द कर रहा है यार, चल चाय पिला। इतना काम तू कैसे कर लेता है? अबे चाय बाद में पिलाता हूँ, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी काम है, साइड में चलते हैं। चपरासी मिठाई लेकर आ गया और प्रशांत को मिठाई देने लगा। प्रशांत हंसते हुए बोला, किस खुशी में भाई? 7वीं संतान की प्राप्ति हुई है क्या? चपरासी हंसते हुए बोला, होने वाली है, मगर मेरी नहीं, खनक मैडम की। पंकज सर 1-2 साल में पापा बनने वाले हैं। चपरासी मिठाई देकर वहाँ से हंसते हुए चला गया। प्रशांत आश्चर्य से पंकज को देखने लगा। ये अभी क्या बोल कर गया है? वो मैडम ने मुझे प्रपोज किया है। और तुमने हाँ कह दी? हाँ। प्रशांत गुस्से से बोला, अबे दिमाग खराब हो गया है तेरा? उसके बारे में कुछ जानता भी है? वो मुझे अच्छी लगती है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ उनसे। वो मुझे पसंद करती है और मैं उन्हें। बस अब इसमें जानना न जानना क्या है? अबे उसके हाव भाव देखे हैं, बहुत घमंडी लगती है, तू नहीं टिक पाएगा। तेरी सोच से बहुत ऊपर की चीज़ है, कहीं चिकनी चमड़ी पर तो नहीं फिसल गया तू? अब जो हो, मैं उनसे शादी करूँगा। और वो तो मुझे तुझसे दूर रहने को कहती हैं, तो क्या तू बुरा है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तू मेरा जिगरी यार है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता और मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता। प्रशांत आश्चर्य से बोला,
तू फंसेगा बेटा और तुझे बचाने मुझे ही आना पड़ेगा। पंकज प्रशांत को गले लगाते हुए बोला, इसलिए तो रिस्क ले रहा हूँ, बहुत खालीपन है यार, अब उसे भरना चाहता हूँ। अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा तो मुझे पूरा यकीन है तू मेरे साथ खड़ा होगा। प्रशांत बोला, अबे कुत्ते रुलाएगा क्या? प्रशांत को खनक और पंकज के बारे में सुनकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। प्रशांत सोच रहा था कि पंकज बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, मगर कर भी क्या सकता था। अपना भाई होता तो कान के नीचे दो खींचकर लगा देता, मगर दोस्त के जीवन में ज़्यादा दखलंदाजी सही नहीं है, क्योंकि दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों न हो, दोस्ती दोस्ती ही होती है। प्रशांत यही सोचकर चुप हो गया। पंकज प्रशांत को साइड में ले गया और बोला, पंकज भाई तेरे बहुत कांटेक्ट हैं, मेरा एक काम कर देगा? प्रशांत ने कहा, बोल। वो स्टेशन के पास जो छोटा सा अस्पताल है ना, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। बच्चा चोरी से लेकर गर्भपात करवाया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से। अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल कर वहाँ रेड डलवा दे। अबे पागल हो गया है क्या? क्या सबूत है तेरे पास? अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो पुलिस की बदनामी तो होगी ही, मेरी इमेज पे भी बट्टा लग जाएगा फिर मुझे। पंकज बात काटते हुए बोला, मैं खुद घूम कर आया हूँ उस अस्पताल से, अगर पुलिस वहाँ जाएगी तो कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, मगर ये ध्यान रखना कि मेरा नाम न आए इन सब में। प्रशांत ने सोचते हुए कहा, तू सच कह रहा है? हाँ भाई, वहाँ गलत काम हो रहे हैं, मैं पक्का यकीन से कह रहा हूँ। प्रशांत ने किसी को फ़ोन किया, फिर फ़ोन काट कर किसी और को फ़ोन किया, फिर फ़ोन काट कर तीसरी कॉल लगाई, फिर किसी को चौथी कॉल की। वो लगभग हर 10 मिनट बाद किसी को कॉल कर रहा था। उसके बाद पंकज से चाय पिलाने को बोला। दोनों चाय की दुकान पर चाय पीने लगे। लगभग 10 मिनट बाद मानो प्रशांत के फ़ोन पर कॉल की बरसात होने लगी। प्रशांत ने उस दौरान लगभग 30 से 35 कॉल रिसीव की। प्रशांत बार बार पंकज का चेहरा देख रहा था और कॉल रिसीव कर रहा था। प्रशांत अचानक पंकज का हाथ पकड़कर एक कोने में ले गया और बोला, रेड आज रात को ही होगी, मैंने अपने गुर्गे तेरे पीछे लगा दिए हैं ताकि तू सुरक्षित रहे। अगर तुझे लगे कि कोई खतरा है तो तू मुझे खबर करना, अपने इस नंबर से नहीं, दूसरे नंबर से जो दूसरे मोबाइल में है। मैं आज यहीं रहूँगा स्टेशन के पास, होटल में सारा माजरा देखने के लिए। मैं भी तेरे साथ रहूँगा होटल में, मगर कुछ नहीं, बस तेरे साथ रहूँगा, मैं भी देखना चाहता हूँ। ठीक है फिर। प्रशांत ने अपने गुर्गों को पंकज के पीछे जाने से मना कर दिया और होटल के आसपास रहने को कहा। अपने निर्धारित योजना के अनुसार दोनों शाम को ही होटल में आ गए। लगभग 11 बजे रेड होने वाली थी। दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। फिर समय काटने के लिए मोबाइल पर लूडो खेलने लगे। कमरे की लाइट बंद कर दी। कमरे में आपस में हंसी मजाक का दौर जारी था। पंकज के मोबाइल पर खनक का कॉल आने लगा। पंकज उठाने ही वाला था कि प्रशांत ने यह कहकर मना कर दिया कि कुछ मोबाइल फ़ोन नंबर की लोकेशन जान जाते हैं और वो नंबर कहाँ पर है इसकी जानकारी कॉलर को दे देते हैं, इसलिए कॉल रिसीव मत कर, बजने दे, खुद थक कर कॉल करना बंद कर देगी। खनक ने पंकज को कई बार कॉल किया मगर पंकज ने कॉल रिसीव नहीं किया। प्रशांत मुस्कुराते हुए बोला, आय हाय ये दीवानगी, ये तड़प कहीं मार न डाले इसे। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरा इलाका पुलिस की गाड़ियों के सायरन से गूंजने लगा। भारी मात्रा में पुलिस बल ने अस्पताल को घेर लिया और कुछ तेजी से अस्पताल के अंदर घुस गए। दोनों होटल के कमरे से ये सब देख रहे थे। लगभग 1 घंटे तक हो हल्ला होता रहा। उसके बाद पुलिस वाले डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, केमिस्ट को पकड़कर जीप में डालकर ले गए। गुड्डू भाग गया। पंकज गुड्डू को भागता हुआ देखकर चिल्लाने ही वाला था कि प्रशांत ने उसका मुंह बंद कर दिया। मेरा मुंह क्यों बंद किया? वो भाग गया। अगर नहीं बंद करता ना तो सब जान जाते कि इस गेम के पीछे हम हैं। तू चिल्लाता और सबका ध्यान तेरी तरफ होता। बेवकूफ़ इंसान, कभी काम के अलावा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पुलिस को ज़रूर कुछ मिला है, तभी वो अस्पताल के सभी स्टॉक को पकड़ कर ले गई। हमें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए भी खतरा बढ़ सकता है। मैंने तो गुर्गे पाल रखे हैं, तू असुरक्षित हो जाएगा, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करना, हर जगह जुबान मत चलाना। अपनी उस खनक से भी कुछ मत कहना, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। पंकज चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगा। पंकज का ध्यान एक महिला दरोगा पर गया। पंकज उसे देखकर हैरान हो गया। वो खुशी से उछलने लगा। पंकज उत्साहित होकर, अबे अबे वो देख, उसे देख, वो प्रशांत ने कहा, जा ऐसा है, मैं जानता हूँ, मिल चुका हूँ उससे।
पंकज इतना उत्साहित था कि प्रशांत की बात को सुन न सका। अरे वो मेरी जायसा है, मेरी जायसा। मेरी जायसा? हाँ हाँ, मेरी जायसा मेरे साथ पढ़ती थी मेरे कॉलेज में, मैं उससे शादी। पंकज बिल्कुल उदास हो गया। अचानक से सारी खुशी गायब हो गई। पंकज चेयर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रशांत पंकज को इस तरह रोता देखकर हैरान हो गया। वो सोच में पड़ गया, अचानक किस पंकज को क्या हो गया। शायद ये जायसा का एक्स बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए उसे देखकर रो रहा है। प्रशांत पंकज को चुप कराने की कोशिश करने लगा। पंकज के आंसू थम नहीं रहे थे। प्रशांत पंकज के कंधे पर हाथ रख कर बोला, पंकज यार चुप हो जा, कितना रोएगा। देख, तुझे देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। रोने से कोई लाभ नहीं, सिर्फ दुख होगा। उसकी शादी हो चुकी है, अब तू उसे भूल जा और एक नई शुरुआत कर। पंकज रोते हुए बोला, मैंने बहुत खुद को समझाया लेकिन नाकाम रहा। मैं आज तक उसे भुला न सका। लोगों का बहुत अच्छा होना ही अच्छी बात नहीं है। मैं सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे धुतकार दिया, मेरी इंसल्ट की, मुझे अपने घर से निकाल दिया। पंकज अपने हाथ से आंसू पोंछते हुए बोला, लेकिन अब नहीं प्रशांत भाई, मैं अब और नहीं अच्छा आदमी बन सकता। मैं जायसा को चैन से जीने नहीं दूंगा, उसका जीना हराम कर दूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसने कहा था ना, तुम्हारे कंधे मजबूत नहीं है जो मेरा सहारा बन सके। जैसा मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये कितने मजबूत हैं। जैसा तुम्हारी बात न लगा दी तो मेरा नाम पंकज नहीं। देख भाई, अभी तो गुस्से में है, बहुत रात हो गई है, अभी सो जा, सुबह बात करते हैं। ओके। प्रशांत ने किसी तरह समझा बुझाकर पंकज को शांत किया। दोनों सो गए। प्रशांत आराम से सो रहा था मगर पंकज को नींद नहीं आ रही थी। खनक का फ़ोन आने लगा। पंकज ने मोबाइल साइलेंट कर दिया। खनक रात भर फ़ोन करती रही मगर पंकज ने फ़ोन नहीं उठाया। सुबह का समय था। पंकज उठा और मोबाइल चेक किया। मोबाइल में 50 से अधिक मिस्ड कॉल थे। पंकज बाथरूम से फ्रेश होकर आ गया। प्रशांत अभी भी सो रहा था। पंकज प्रशांत को जगाते हुए बोला, चलें? रुक, पहले टीवी देखते हैं। प्रशांत ने टीवी ऑन किया और किसी को फ़ोन पर चाय लाने का आदेश दिया। टीवी में हर राष्ट्रीय और लोकल चैनल पर सिर्फ वही न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ पर बता रहा था, एक आरोपी गुड्डू फरार, डॉक्टर, एक नर्स और एक कंपाउंडर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की है। सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एक आरोपी गुड्डू अभी भी फरार है। अस्पताल में लिंग जांच कर गर्भपात करवाया जाता था। आइए हम इस थाना के थाना प्रभारी जायसा जी से जानकारी लेते हैं। जायसा का चेहरा देखते ही पंकज ने टीवी बंद कर दिया। प्रशांत झल्ला कर बोला, अभी टीवी क्यों बंद कर दिया? मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। ओ, न्यूज़ सुनना था यार, तू भी बिल्कुल लड़कियों जैसा व्यवहार कर रहा है। दरवाजे पर नॉक हुआ। प्रशांत ने दरवाज़ा खोला। एक आदमी चाय लेकर चला आया। प्रशांत पंकज को चाय देते हुए किसी को फ़ोन लगाकर बात करने लगा। पंकज खिड़की के पास चाय पीते हुए उस अस्पताल की तरफ ही देख रहा था। कुछ पुलिस वाले अस्पताल को सील कर रहे थे। प्रशांत ने कहा, सुन, बाहर सब ठीक है, गुड्डू फरार है, पुलिस उसे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अभी तक बच्चा चोरी का कोई सुराग नहीं मिला है मगर भ्रूण हत्या का मामला पकड़ में आ गया है। तेरी इन्फॉर्मेशन सटीक थी। अब कोई खतरा नहीं है, हम बाहर चलते हैं। पंकज और प्रशांत होटल से बाहर आ गए और ऑफिस चले गए। उधर सुबह जब खनक अपना टीवी ऑन किया तो न्यूज़ देखकर क्रोध से कांपने लगी। वो पंकज को चिल्लाते हुए टेबल पर रखे पेपर वेट को टीवी पर दे मारा। टीवी चकनाचूर हो गया। खनक हाँफ रही थी। खनक की आंखें लाल हो गई थी। खनक के तन बदन में क्रोध के कारण आग सी लगी हुई थी। खनक ने क्रोध से कहा, कुत्ते, तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया ताकि मुझे तेरी लोकेशन न मिल सके। मैं सोच में पड़ गई थी कि तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तू ये माजरा है, रात भर तू तांडव करता रहा और मैं बेवकूफ़ तुझसे मीठी मीठी बातें करना चाहती थी। मुझे जरा सी भी आभास नहीं होने दिया। खनक अपने गले को सहलाते हुए बोली, मैं तुझे इतना भी प्यार नहीं करती कि अपने धंधे से तुझ जैसे के लिए समझौता करूं। तू स्मार्ट है मगर इतना भी नहीं कि तेरे प्यार में अपनी जान की बाजी लगा दूं। पंकज, अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर ले क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं तेरी लाइफ के। खनक शैतान की तरह मुस्कुराते हुए अपने बालों में उंगली घुमा रही थी। उधर गुड्डू पागलों की तरह इधर से उधर पुलिस से भागता फिर रहा था। पुलिस उसे कुत्ते की तरह ढूंढ रही थी। लगभग 4 थाने सिर्फ गुड्डू की तलाश में लगे थे।
गुड्डू को जब लगा कि वो पुलिस से बच नहीं पाएगा तो उसने खनक के ड्राइवर को फ़ोन किया। बचा ले भाई, मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, बचना मुश्किल है, सब जगह नाकाबंदी है, शहर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। अगर मैं पकड़ा गया तो पुलिस का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ये पुलिस वाले उल्टा लटका लटका कर मारते हैं, मैं टूट जाऊँगा, वो मुझसे सब कुछ उगलवा लेंगे, मुझे बचा ले। खनक का ड्राइवर बोला, ठीक है, तू सबसे नज़र बचाकर यहाँ आ जा, ध्यान देना कोई तुझे देखे न, मैं यहाँ तेरे छुपने की व्यवस्था कर दूँगा। गुड्डू लगभग 2 घंटे बाद छुपता छुपाता कनक के बंगले पर पहुँच गया। असलम उसे बंगले के पीछे बोरिंग हाउस में लेकर चला गया। वहाँ कार की टूटी हुई सीट रखी हुई थी। गुड्डू उस पर बैठ गया। गुड्डू हाँफ रहा था, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, वो बिल्कुल बदहवास था। असलम ने कहा, तू आराम कर, तेरे लिए मैं कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ, आराम से बैठ, यहाँ तू सुरक्षित है, मैं अभी आता हूँ। असलम वहाँ से चला गया। गुड्डू बहुत थक चुका था, सीट पर बैठा बैठा सो गया। लगभग 1 घंटे बाद असलम कुछ खाने के लिए लेकर आया। गुड्डू रुआंसा होकर बोला, कल रात से कुछ नहीं खाया है, इधर से उधर भागता फिर रहा हूँ, साले कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं मुझे, अगर पकड़ा जाता तो नोच देते, धन्यवाद भाई, बचा लिया तूने। असलम सहानुभूति जताते हुए बोला, मगर ये सब हुआ कैसे, किसने पुलिस को सूचना दी? गुड्डू गुस्से से पंकज को गाली बकते हुए बोला, वो है ना तुम्हारी खनक मैडम का आशिक, ये उसी की करतूत है, वही है खबरी, साला बर्बाद कर दिया मुझे। तू कैसे कह सकता है कि पंकज सर हैं इन सब के पीछे? देख सर मत बोल उस कुत्ते को, कल वो अपने हाथ की चोट पर पट्टी के बहाने अस्पताल आया था, जब तक था सारे अस्पताल का मुआयना अपनी आंखों से करके गया और उसके बाद रात को पुलिस की रेड हुई। अरे नहीं पंकज जी, ऐसे नहीं है, वो बहुत सीधे साधे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ संयोग होगा। गुड्डू गुस्से से बोला, नहीं, पिछले 2 दिन से मुझ पर नज़र थी उस कमीने की, मैं खनक मैडम के कारण चुप था, नहीं तो कब का पहुंचा दिया होता उसे ऊपर। सोचा खनक मैडम का यार है, मगर इसने तो मेरी अच्छे से ले ली। गुड्डू को नींद आने लगी, वो सोने लगा। असलम बोला, तू थक गया है, तू आराम कर, बाद में बात करेंगे। गुड्डू सो गया। असलम गुड्डू को सोया देखकर कुछ सोच रहा था। अचानक असलम गुड्डू को सोया देखकर मुस्कुराने लगा। असलम ने जेब से एक इंजेक्शन निकाल कर गुड्डू को लगा दिया। असलम वहीं खड़ा गुड्डू को देख रहा था, तभी उसकी पत्नी जीनत वहां आ गई। असलम मुस्कुराते हुए जीनत के चेहरे को हाथ में लेते हुए गुड्डू की तरफ इशारा करते हुए बोला, जीनत वो देख, हमारी जिगर के टुकड़े, हमारी गुड़िया का कातिल आज हमारे सामने पड़ा हुआ है। मैं उसके लिए दारू लाया था, दारू में दवा डालकर इसे बेहोश कर दिया है और कोई कसर बाकी न रह जाए इसलिए इंजेक्शन भी लगा दिया है। अब ये 8 घंटे तक होश में नहीं आएगा। जीनत असलम के सीने पर सर रखकर रोने लगी और बोली, मुझे याद है, आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। गुड़िया की तबीयत खराब थी, मैंने भरोसा करके इस कुत्ते को ये सोचकर सौंप दिया कि कंपाउंडर है, गुड़िया को अस्पताल से इलाज करवा कर लेता आएगा, मगर इसने मेरी गुड़िया को बेच दिया। जब मैंने अपनी बेटी मांगी तो मुझे 1000 रुपये देने लगा कमीना। जब इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की तो मेरी बेटी को मार कर खेत में फेंक दिया। कितना तड़पी होगी मेरी बेटी जब इसने इसे मारा होगा। जीनत रोते हुए असलम से लिपट कर बोली, इसे जिंदा मत छोड़ना, आज अपनी बेटी की मौत का बदला हम इससे लेंगे। जीनत और असलम ने मिलकर गुड्डू को ख़त्म कर दिया। चलो अब इसे जल्दी से निपटाते हैं। जीनत कुछ सोच कर बोली, मैं बंगले में जाती हूँ, नहीं तो वो डायन पागल हो जाएगी। जीनत बंगले में चली गई। असलम गुड्डू के शरीर से भरे बैग को गाड़ी की डिग्गी में रख दिया और डिग्गी में परफ्यूम छिड़क दिया। असलम गाड़ी को लेकर जंगल की तरफ निकल गया और उसने गुड्डू की बॉडी को जंगल में ठिकाने लगा दी। आज उसने अपनी बेटी की मौत का बदला गुड्डू से ले लिया था। असलम गुड्डू के बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद गाड़ी को धुलवाने वॉशिंग पिट लेकर चला गया। उधर खनक अपनी नौकरानी को बुलाकर पूछने लगी, वो गाड़ी लेकर कहाँ गया है? जीनत ने कहा, वो गाड़ी गंदी हो गई थी तो उसे धुलवाने गए हैं। खनक चिल्लाते हुए बोली, मुझसे पूछा क्यों नहीं? ऑफिस जाना था, अब कैसे जाऊंगी मैं? जीनत ने हंसते हुए कहा, पंकज साहब को बुला लीजिए, उनकी बाइक से चली जाइएगा। मुझे सिखाएगी कमीनी, तेरी इतनी औकात हो गई है। खनक ने हाथ उठाकर जीनत को मारने ही वाली थी कि तभी खनक का फ़ोन बजने लगा। खनक फ़ोन पर किसी से बात करने लगी। फ़ोन काट कर कुछ सोचते हुए जीनत को देखते हुए बोली,
तू ठीक ही कहती है, पंकज सर के साथ ही चली जाती हूँ। खनक ने पंकज को फ़ोन लगाया। पंकज कहाँ हो? जी ऑफिस में। कल रात को फ़ोन क्यों नहीं उठाया? जानते हो कितना तड़पी हूँ मैं, रात भर सो नहीं पाई, सिर्फ तुम्हें याद करती रही। सारी रात फ़ोन साइलेंट था मैडम, इसलिए नहीं उठा पाया। खनक ने कहा, चल झूठे, मैं सब जानती हूँ, तुमने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया। सब जानती हूँ मैं, सब कुछ। पंकज खनक की बात सुनकर परेशान हो गया। घबराते हुए बोला, काका क्या जानती हैं? खनक हंसते हुए बोली, कहीं मैं डिनर पर न बुला लूँ। वैसे घबरा क्यों रहे हो? तुम कुछ और सोच रहे थे क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ काम कर रहा था। कार धुलवाने के लिए भेज दिया है, तुम बाइक लेकर आ जाओ ना मुझे लेने। जी अभी आया। खनक ने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया, फिर कुछ सोचकर किसी को कॉल लगाया। आज बाइक से ऑफिस जा रही हूँ, जो लड़का बाइक चला रहा होगा वही टारगेट है। आज ही काम हो जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। तुम जितना बोलोगे उतना पैसा दूंगी। खनक ने मुस्कुराते हुए फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। पंकज बाइक लेकर खनक के बंगले पर पहुंच गया। खनक को कॉल किया। खनक गेट के बाहर आ गई और पंकज को देखकर मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। दोनों बाइक से ऑफिस के लिए निकल गए। खनक पंकज से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। राहगीर दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब पंकज को इसका आभास हुआ तो वो खनक से बोला, मैडम थोड़ा ठीक से बैठिए, सभी लोग हमें देखकर हंस रहे हैं। हंसने दो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब प्यार किया तो डरना क्या। मैडम ठीक से बैठिए, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे भी रोड पर चल रहे हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। प्लीज़ ठीक से बैठिए, नहीं तो मैं आपको यहीं उतार दूंगा। खनक पंकज की पीठ पर हल्का मुक्का मारते हुए ठीक से बैठ गई। खनक की नज़र किसी आदमी पर पड़ी तो वो पंकज की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी को देख रही थी। उस आदमी ने हाथ से ओके का सिंबल बनाया और वहाँ से चला गया। खनक पंकज से बातें करने लगी। तुम मुझे मैडम क्यों बोलते हो? आज से तुम मुझे सिर्फ खनक बोलोगे। पंकज ने कहा, आप सीनियर हो, आपको मैं नाम से कैसे बुला सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम अभी से सिर्फ मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम अभी से सिर्फ खनक बोलोगे। ओके, मगर सिर्फ अकेले में, सबके सामने तो मैडम ही बोलूँगा। ओके फिर बोलो ना, खनक आई लव यू। पंकज हंसते हुए बोला, खनक जी आई लव यू। जी नहीं, सिर्फ खनक। पंकज ने कहा, ओके खनक, हम तोरा से बहुत प्यार करीला। खनक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बिहारी बाबू आई लव यू टू। चाय है ना तुम्हारे थर्मस में? जी। मेरी कितने केयर करते हो तुम एक आदर्श पति बनोगे। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू। अरे कंट्रोल कीजिए खुद पर, ये क्या बोल रही हैं? ये मेरी दिल की सच्ची आवाज़ है। अब एक भी वाहियात शब्द बोला ना तो चाय नहीं पिलाऊंगा। खनक मुस्कुराने लगी। वो मन में सोच रही थी, चलो आज इसके थर्मस की अंतिम चाय पी ही लेती हूँ। दोनों ऑफिस में पहुँच गए और चाय पीने लगे। खनक पंकज को घूर कर देख रही थी। पंकज कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए चाय पी रहा था। खनक पंकज को देखकर सोच रही थी, ये कमीना इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? अच्छा तुम जाओ, तब तक मैं कुछ काम निपटा लूँ। जी। पंकज खनक के केबिन के बाहर आ गया। उधर थाने में जायसा बहुत ही परेशान बैठी थी। गुड्डू का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। जायसा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे, कैसे आगे बढ़े। जो पकड़ गए थे उन्हें भी गुड्डू के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जायसा का माथा घूमने लगा। सिपाही को बुलाया और बोली, उस अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? मैडम वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा था। वहाँ जितने भी मरीज आते थे उनका कोई रिकॉर्ड तो होगा। जी एक रजिस्टर और कुछ कागजात और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और एक लैपटॉप और एक सिस्टम है। सब लाकर यहाँ रख दे, सिस्टम को बाद में देखेंगे। सिपाही सिस्टम छोड़कर बाकी सामान लाकर जायसा के टेबल पर रखकर चला गया। जायसा रजिस्टर चेक करने लगी। सरिता, आशा, जोनिया देवी, अस्तूर्णी देवी, पंकज, रीना, समसतिया देवी। एक मिनट, इन औरतों में ये कहाँ से आ गया? जायसा ने पूरा रजिस्टर देख लिया, लेकिन पंकज के अलावा किसी पुरुष का नाम रजिस्टर में नहीं था। सभी महिलाएं ही थीं। जायसा पंकज के डिटेल को रजिस्टर में देखने लगी। डिटेल देखने के बाद बड़बड़ाते हुए बोली, ये मेरे वाला पंकज तो नहीं है। 80% ये मेरा पंकज ही लगता है। चलो पता करते हैं ये वही है या कोई और है। जायसा अपनी निजी जिप्सी से पंकज के कार्यालय की तरफ बढ़ गई। जायसा सिविल ड्रेस में थी।
जैसा खुश थी वो सोच रही थी अगर ये मेरा वाला पंकज हुआ तो मज़ा आ जाएगा। बहुत दिनों बाद मिलूंगी उससे। बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत दुर्व्यवहार किया था उसके साथ, आज माफ़ी मांग लूँगी। जैसा बाजार से गुजर रही थी उसकी नज़र एक कंप्यूटर के शोरूम पर पड़ी। कुछ सोचकर वो मुस्कुराते हुए शोरूम की तरफ बढ़ गई। एक कीमती लैपटॉप पसंद किया, उसे गिफ्ट पैक करवाया और सेल्स मैनेजर को कुछ समझाकर शोरूम से निकल गई। जैसा पंकज के कार्यालय पहुंची, चपरासी से कुछ पूछताछ कर खनक के चेंबर में चली गई। जैसा ने मुस्कुराते हुए खनक को नमस्ते किया। खनक ने भी सर झुकाकर अभिवादन किया। कहिए जैसा जी, कैसे आना हुआ? आप मुझे पहचानती हैं? आपको कौन नहीं पहचानता। आपके यहाँ आए अच्छे से 1 महीना भी नहीं हुआ और आपने इतना बड़ा धमाका कर दिया। मैं तो फ़ैन हो गई आपकी। काश कि मैं भी आपकी तरह इतनी बहादुर होती। खैर कहिए, मुझसे कैसा सहयोग चाहिए आपको? जी आपसे नहीं, आपके अधीन एक कर्मचारी काम करते हैं, नाम है पंकज। उनसे कुछ पूछताछ करनी थी, सिर्फ कुछ जानकारी चाहिए बस। पंकज? वो तो फील्ड में निकल चुके हैं, आप कहें तो मैं बुला देती हूँ। जी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, कानून की मदद करना हर नागरिक का फ़र्ज है। एक रिक्वेस्ट है, उनसे ये मत कहिएगा कि जैसा आई है, और स्पीकर ऑन कर दीजिए। जी बिल्कुल। खनक ने पंकज को फ़ोन लगाया और स्पीकर ऑन कर दिया। खनक ने पंकज को जल्दी ऑफिस में आने को कहा। पंकज की आवाज़ सुनकर जैसा उत्साहित हो गई, वो आवाज़ पहचान गई। खनक ने चपरासी को भेजकर चाय मंगाई और जैसा से बात करने लगी। तो अब तक आपको क्या क्या मिला उस केस में? जैसा सोचने लगी, साली बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है इस केस में। बात क्या है? देखने में भी अधिकारी कम और टिकटॉक स्टार ज़्यादा लगती है, बिल्कुल नचनिया। जैसा मुस्कुराते हुए बोली, जी अभी तक कुछ नहीं मिला है। जब तक गुड्डू पकड़ा नहीं जाता आगे बढ़ना मुश्किल है। खनक मुस्कुराते हुए सोच रही थी, गुड्डू तो तुझे इस जन्म में मिलने से रहा। आपको पंकज से किस संबंध में मिलना है? वो किस तरह आपकी मदद कर सकता है? बस कुछ हल्की फुल्की पूछताछ करनी है, शायद कुछ क्लू मिल जाए। हो सकता है शायद कुछ जानता हो, हल्का सा भी सुराग हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सॉरी मगर मुझे नहीं लगता कि पंकज आपकी कुछ मदद कर पाएगा, वो इन सब से दूर ही रहता है। ठीक है देखते हैं, जब आई हूँ तो बात कर ही लेती हूँ। जब रेड किया तो कुछ जब्त भी किया होगा? जी। वहाँ क्या क्या मिला आपको? जैसा घूरते हुए बोली, तू इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? कहीं गुड्डू तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? खनक मुस्कुराते हुए बोली, कमाल के होते हैं ये पुलिस वाले। अभी आप कह रही थी, अब तू पर आ गई। देख जो हमें करना है हम कर रहे हैं। पंकज से जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है मैं निकाल लूँगी। तुझे अब्दुल्ला दीवाना बनने की ज़रूरत नहीं है। खनक हंसते हुए बोली, बेशर्मी की हद है, मेरे कार्यालय में बैठकर मुझे ही सिखा रही हैं। जैसा मुस्कुराते हुए बोली, तो थाने चलेगी क्या? चल थाने, वहाँ ज़बरदस्त तरीके से सिखाती हूँ मैं, और तुझ जैसे के लिए ट्रेनर भी वहाँ है। खनक बोली, होल्ड होल्ड, बात कहाँ से कहाँ जा रही है? आपको पंकज से पूछताछ करनी है, इत्मीनान से पूछताछ कीजिए। मुझे माफ़ कीजिए। जैसा ने कहा, देर आई दुरुस्त आई, सही समय पर अक्ल ठिकाने आ गई। चपरासी चाय लेकर आ गया। जैसा खनक की तरफ चाय बढ़ाते हुए बोली, ले खनक चाय पी ले। जैसा चाय पी रही थी, खनक जैसा को घूर रही थी। जैसा खनक को देखकर मुस्कुराने लगी और बालों को झटकते हुए बोली, घूर क्यों रही है? मुझे पसंद आ गई हूँ क्या मैं? शादी करेगी मुझसे? खनक गुस्से से बोली, हद है बदतमीजी की, मेरे ही ऑफिस में बैठकर मेरी ही बेइज्जती किए जा रही हो। मैं क्लास 2 ऑफिसर हूँ, पता है ना? मुस्कुराते हुए, ले तूने खुद बोल दिया कि तू 2 नंबर की है। मैं भी तो वही समझा रही थी। खनक क्रोध से लाल हो गई और गुस्से से हाँफने लगी। जैसा ने कहा, कूल कूल, मैं बाहर ही इंतज़ार कर लेती हूँ, नहीं तो कहीं तुझे दिल का दौरा न पड़ जाए। जैसा खनक के ऑफिस से बाहर जाकर अपनी जिप्सी में बैठ गई और पंकज का इंतज़ार करने लगी। कुछ समय बाद जैसा को पंकज आता हुआ दिखाई दिया। जैसा उसे आता देखकर बहुत खुश हो गई। पंकज कैंपस में घुसा मगर जैसा पर ध्यान नहीं दिया। पंकज को दूसरी तरफ जाता देखकर जैसा जोर से चिल्लाने लगी, जरा इधर तो आजा। पंकज ने आवाज़ सुनकर बाइक रोक दी। पीछे मुड़कर देखा तो जैसा जिप्सी के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। पंकज ने बाइक खड़ी कर दी। पंकज वहीं खड़ा था। पंकज को अपनी तरफ न आता देखकर जैसा मुस्कुराते हुए पंकज की तरफ बढ़ने लगी। जैसा पंकज के कितने करीब आ रही थी, पंकज की घबराहट उतनी ही बढ़ती जा रही थी।
पंकज जायसा को बड़े गौर से देख रहा था। जायसा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं था, जैसे पहले दिखती थी आज भी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। माथे में सिंदूर भी नहीं था। पंकज ने सोचा शायद ईसाई है इसलिए नहीं लगाया होगा। जायसा पंकज के सामने आकर खड़ी हो गई। जायसा पंकज के एकदम सामने खड़ी थी। वो पंकज की आंखों में देख रही थी। पंकज ने नजरें नीची कर ली। जायसा पंकज के चारों तरफ एक राउंड मारकर मुस्कुराते हुए बोली, वाह बॉडी तो बहुत अच्छे से मेंटेन की है, जिम ज्वाइन कर लिया है क्या? पंकज कुछ नहीं बोला। जानता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या हुई मुझसे? पंकज अब भी खामोश खड़ा था। तुझे छोड़ा, आज तक पछतावा है मुझे। जायसा ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद कर दी। मैं गलत थी, मैंने तेरे साथ गलत किया तो तेरा फ़र्ज नहीं बनता था मुझे समझाने का, मुझे सही रास्ता दिखाने का? अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया तूने। अरे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि जायसा कैसी है? जायसा ठीक तो है, जिंदा भी है यार? पंकज ने जायसा के मुंह पर हाथ रख दिया। पंकज की आंखों में आंसू थे। पंकज का चेहरा लाल हो गया। उसके अंदर आंसुओं का सैलाब उमल पड़ा। वो अपने अंदर के सैलाब को रोकने की कोशिश करने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। वो रोनी सी सूरत में कांपती उंगली जायसा की तरफ करके बोला, आगे एक शब्द भी बोला न तो मेरा हाथ उठ जाएगा। ड्रामा मत कर मेरे सामने। तू जिंदा है, जिंदा ही रहेगी। मरने की बात की न तो उल्टे हाथ की पड़ेगी। अरे नरक बना दिया है तूने मेरी ज़िंदगी को। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं पटना ही नहीं गया होता, न तू मुझे मिलती और न मेरी ये हालत होती। अरे नफ़रत हो गई है मुझे पटना शहर से। जानती है, पटना का नाम सुनता हूँ तो काँप जाता हूँ कि कहीं तुझसे सामना न हो जाए। सिर्फ तेरे कारण, सिर्फ तुझे जज्बातों से खेलना आता है, मगर अब और नहीं। तेरी ड्रामेबाजी में मैं अब फंसने वाला नहीं हूँ। तू चुपचाप शांति से यहाँ से चली जा, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ। फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जायसा ने अपना काला चश्मा उतार कर पॉकेट में रख लिया। जायसा की आंखें भी भरी हुई थी। देख, जो मैंने किया उसका पछतावा आज भी है मुझे, मगर तुझसे माफ़ी नहीं चाहिए। तू खुद कहता था ना, दोस्ती में माफ़ी नहीं सिर्फ जूता चलता है। जायसा अपना जूता खोलकर पंकज के हाथ में देते हुए बोली, तो ये ले पकड़ हाथ में और मार मुझे। यहाँ सबके सामने मुझे मार, लेकिन इस तरह मुझे खुद से दूर जाने को मत बोल, क्योंकि तू स्ट्रांग है मगर मैं नहीं। मैं जी नहीं सकती तुझसे दूर रहकर। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। जा, तुझे माफ़ किया। मेरी किस्मत में तू नहीं थी तो नहीं मिली। मैंने अभी कहा ना, माफ़ी नहीं चाहिए तुझसे। तो क्या चाहिए? तेरी ड्रामेबाजी देखकर पक गई हूँ। चल चाय पिला दे। कुछ काम था मुझसे? हाँ, एक केस के सिलसिले में तुझसे पूछताछ करनी थी। चल ऑफिस में, तब बाहर चलते हैं। वो देख, एक डायन बैठी है। अरे वो मेरी बात है, उसी से शादी करने वाला हूँ। वह तेरे लायक नहीं है। मुझे तो वह कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो यह भी शक हो रहा है कि वह अधिकारी है भी या उसके पीछे कोई चेहरा छुपा है। क्यों? अच्छा छोड़, चल काम की बातें करते हैं। दोनों जायसा की जिप्सी में बैठकर एक चाय वाले की दुकान पर पहुंच गए। जायसा ने कहा, चल अब दोस्ती तो बहुत निभा ली, अब कुछ काम की बातें करते हैं। अच्छा, क्या जानकारी चाहिए थी तुझे मुझसे? हॉस्पिटल के रजिस्टर में सिर्फ महिलाओं के नाम है, सिर्फ एक तेरा नाम दर्ज है। ये उसी दिन की एंट्री थी जिस दिन मैंने रेड डाली थी। तो रजिस्टर में तू कैसे घुसा? तुझे भी डिलीवरी करवानी थी? पंकज हंसते हुए बोला, नहीं जायसा जी, मुझे डिलीवरी नहीं करवानी थी। वो खबरी मैं ही था, मैंने ही सूचना दी थी पुलिस को। देख, झूठ मत बोलना। इन्फॉर्म किसी और ने किया था मुख्यालय में, वहाँ से सूचना मिली थी। अरे मैंने ही फ़ोन करवाया था। तेरी पहुँच वहाँ तक कैसे? मेरा एक मित्र है, उसके माध्यम से। मतलब तू रेड से पहले वहाँ गया था तो क्या देखा और क्या क्या सुना? एक एक बात, छोटी से छोटी बात। तुझे 10 मिनट देती हूँ, बिल्कुल दिमाग ठंडा करके, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मुझे बता। मुझे महसूस हुआ कि उस अस्पताल में कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने एक योजना बनाई। जानबूझकर अपनी बाइक को स्लिप किया ताकि मुझे चोट लगे। वहाँ मौजूद लोगों ने मुझे अस्पताल पहुँचा दिया। मेरे मरहम पट्टी होने लगी। वहाँ देखा कि 2 नाबालिग बच्चियाँ एडमिट थी। एक नर्स आई और कंपाउंडर से बोली, आज तो लॉटरी लग गई है, इनका गर्भपात कराना है। गुड्डू को बुला, डिलीवरी देनी है। 1 मिनट, कैसी डिलीवरी? पंकज बोला, पता नहीं, मैं भी समझ नहीं पाया। वो नर्स अभी जेल में है, वो ही बता सकती है। वो तो मैं उससे निकाल लूँगी। तुझे शक कैसे हुआ कि अस्पताल में कुछ गड़बड़ है?
एक महिला अपनी बच्ची के लिए गुड्डू को घेर रही थी और गुड्डू जवाब देने के बजाय नज़रें नीचे करके खड़ा था। महिला से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उस महिला को तू पहचानता है? कहाँ रहती है वो? मुझे नहीं पता, मगर एक चाय वाला है, ऑफिस के बाहर उसकी दुकान है, वो जानता है। ठीक है, मैं उससे पूछताछ करती हूँ, मगर तू आगे आगे मत कूदना। मामला संवेदनशील है, तू खतरे में पड़ जाएगा और अपने इस तोते जैसी चोंच को बंद ही रखना। जायसा ने थाने में फ़ोन लगाकर 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स सिपाहियों को पार्क में बुलाया। फ़ोन काटने के बाद पंकज को समझाते हुए बोली, देख, तू ऑटो से निकल जा और किसी से तू इन सब की चर्चा भी मत करना। सामान्य आदमी की तरह रहना, जैसे तुझे कुछ नहीं जानता। ये बात सिर्फ हम तक ही सीमित रहनी चाहिए। तू अब निकल। जायसा इतना कहकर चाय वाले के पास पूछताछ के लिए निकल गई। चाय वाले ने पहले तो बहुत आनाकानी की, लेकिन जब जायसा ने अपनी दरोगागिरी दिखाई तो चाय वाले ने उसे औरत का पता बता दिया। जायसा वहाँ से सीधे उस गली में चली गई जिसमें उस औरत का घर था, जिसकी बच्ची चोरी हुई थी। जायसा का मूड अभी भी ऑफ था। जायसा ने सिपाही से कहा, घर से उस औरत को बुलाकर लेते आना। सिपाही घर के अंदर चला गया और एक आदमी को साथ लेकर निकला और उससे जायसा के सामने पूछताछ करने लगा। सिपाही ने कहा, नाम बोल। मंगरू। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो मायके गई है। सिपाही ने कहा, तुम्हारी बच्ची चोरी हुई थी? नहीं साहब। जायसा ये बात सुनकर गाड़ी से उतर गई। तेरी बीवी तो रो रो कर सबसे कहती है कि बच्ची चोरी हुई थी और तू कुछ और ही बोल रहा है। जायसा के पूछने का लहजा बहुत ही सख्त था। मंगरू जायसा को देखकर काँप गया, फिर संभल कर बोला, मैडम, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसकी डिलीवरी में दिक्कत थी तो उसका गर्भपात हुआ था, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है। अस्पताल में किसी और की बच्ची को देखकर वो समझ गई कि वो बच्ची उसकी है। बस तब से रट लगाए बैठी है कि मुझे मेरी बच्ची दे दो। सच बोल रहा है? जी। जायसा मंगरू को गुस्से में घूरते हुए बोली, बिल्कुल सच। जी बिल्कुल। बच्ची थी ना जिसे गिरा दिया? मंगरू ने सर नीचे कर लिया और धीरे से बोला, जी। जायसा ने पैर से मंगरू के सीने पर जबरदस्त वार किया। मंगरू लड़खड़ा कर बिजली के खंभे से टकरा गया। उसका माथा पोल से टकराने के कारण फूट गया। माथे से खून बहने लगा। मंगरू माथा पकड़कर बैठ गया। छोड़ दीजिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। मैं लालच में पड़कर गुड्डू की बातों में आ गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए। चल फिर भौंकना शुरू कर। बिल्कुल सच बोलना, नहीं तो। जी जी, मैं बताता हूँ। अपने मोबाइल में जायसा वीडियो बनाने लगी। मैडम, मेरी बीवी की डिलीवरी में अभी 3 महीने बाकी थे। मैं अपनी बीवी के गर्भ की जांच करवाने के लिए कि लड़का है या लड़की उस अस्पताल में गया था। वहाँ मेरी मुलाकात गुड्डू से हुई। जांच के लिए नर्स मेरी बीवी को अंदर लेकर चली गई। जब जांच हुआ तो पता चला कि पेट में लड़की है। गुड्डू ने मुझसे पूछा कि गिरवाना है। मैंने मना कर दिया। गुड्डू बोला, क्या करेगा बच्ची पैदा करके? लड़का होता तो अलग बात होती। तू पत्नी का गर्भपात करवा ले। गुड्डू ने मुझे ऑफ़र दिया, अगर बच्चा गिरवाना है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा और तुझे 5,000 रुपये भी दूंगा। मैं लालच में पड़ गया। पत्नी को यह कह दिया कि बच्ची का जन्म आज ही होगा। मेरी बीवी सीधी सादी है, वो नहीं गिनती थी कि कितना समय हुआ है। बस मैंने उसका गर्भपात करवा दिया और दूसरे की बेटी को दिखाकर गुड्डू इंजेक्शन लगवाने के बहाने बच्ची को लेकर चला गया। वो इसीलिए बार बार गुड्डू को पकड़ती थी। इसी कारण उसे मायके छोड़कर आया हूँ, ताकि कुछ दिनों में वो शांत हो जाएगी और ये सब भूल जाएगी। वो मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर भी है, कुछ ही दिनों में सब भूल जाएगी। जायसा का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी बांध ली और सिपाही से बोली, इसे थाने ले चलो। ऐसा केस बनाऊंगी जो ज़िंदगी भर जेल में ही सड़ता रहेगा। अभी उस नर्स की भी क्लास लेनी है, पता तो चले माजरा क्या है। आखिर कोई क्यों इम्ब्रायू के 5,000 रुपये देगा? ये बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। कहीं डिलीवरी की बात भ्रूण की ही तो नहीं? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ बहुत भयानक हो रहा है इस शहर में और मैं इस रात से पर्दा हटा कर रहूँगी। क्या खनक पंकज को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब हो पाएगी? क्या जायसा खनक की असलियत पंकज को दिखाकर उसके जुल्मों की सज़ा उसे दिलवा पाएगी? या खनक कोई ऐसी चाल चलेगी जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा?
इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।